वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के दिन जितने भी आपके अच्छे क्वेश्चन जो बने हैं करंट अफेयर के, उन सबको आपको नोट करना है विद स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का कोई भी अगर स्टैटिक पॉइंट है साथ में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको जरूर नोट करना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आजकल इस तरह से है, मैं कई बार अपनी सभी क्लासेज में लगभग मैं ऐसे ही बोलता हूं। तो आपको बेटा सभी क्वेश्चन नोट करने होते हैं उनके स्टैटिक पॉइंट के साथ। काफी बच्चे ऐसे करते हैं, सिर्फ करंट का ही क्वेश्चन नोट करते हैं, ऐसा नहीं करना। उस स्टेट का या उस कंट्री का सभी कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि उस कंट्री में कोई रिवर्स है एक्स्ट्रा, तो रिवर आपको नोट करना है, माउंटेन रेंज आपको नोट करना है, या फिर उसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको नोट करना है, किसी का प्रेसिडेंट है, किसी की कैपिटल है, तो ये सब कुछ आपको साथ में नोट करता है ना, करते हुए चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या रखी गई है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? तो बेटा ये इसमें भारत की रैंकिंग क्या रखी गई है? हालांकि हमने इस रैंकिंग से इनकार कर दिया है, क्योंकि इन्होंने ये जो रैंकिंग जो बताई है ना, ये भारत की बहुत ही खराब रैंकिंग इन्होंने बताई है। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग है बेटा वो 111 है ना। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग है बेटा वो 111 बताई गई है। और आप बिलीव करेंगे कि भारत से ऊपर पाकिस्तान और श्रीलंका को भी रख दिया गया है। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे ऐसी कंट्री जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, बहुत सारी कंट्री है ना, जिनकी सहायता हम लोग करते हैं। जैसे हमारा जो इंडिया है, जैसे श्रीलंका की हेल्प हमने की है, बांग्लादेश की हम हेल्प करते हैं, नेपाल की हम लोग करते हैं, है ना। पाकिस्तान में वैसे ही भुखमरी आप सबको मालूम था कि अभी टमाटर का जो रेट था वो कितना था, हमारे इंडिया में ही बढ़ा था कुछ समय के लिए, लेकिन वहां तो सभी की वैल्यू, वहां पर शुगर की वैल्यू आप देख सकते हैं, फसल की जो अपना जो क्रॉप्स हैं उनकी जो मोटा अनाज है, गेहूं है, वहां पर आप हर एक चीज की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं, है ना। अरे पन्नी के अंदर गुब्बारों के जैसे जो पन्नी होती है, प्लास्टिक पन्नी, उसमें तो वो गैस अपना भर के लेके जाते हैं, और उस ऐसी कंट्री को हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर दिखाया गया है। तो बेटा इस पे बिलीव बिल्कुल नहीं कर सकते हम, है ना, इसलिए हमने इसको बिलीव नहीं किया, हमने इसको नकार दिया है इस रिपोर्ट को। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही बकवास था। हालांकि रिपोर्ट जारी किसने की थी? ये कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं थी बेटा, ये एक एनजीओ है। कहाँ का? जर्मनी का और आयरलैंड का। जर्मनी और आयरलैंड का एक एनजीओ है जिसने ये रिपोर्ट जारी की थी। जर्मनी और दूसरी कंट्री कौन सी है? आयरलैंड। जर्मनी और आयरलैंड का एनजीओ है बेटा जिसने ये रिपोर्ट जारी की थी। मैं उस एनजीओ का नाम लिख रहा हूं, कंसर्न, ध्यान से देखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ, ये एक एनजीओ है बेटा। ठीक है, ये एनजीओ है, इसको दो कंट्री चलाती हैं, जर्मनी एंड आयरलैंड। ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है, किसी देश का सरकारी एनजीओ नहीं है बेटा। ये जर्मनी और आयरलैंड का एक निजी अपना प्राइवेट एक एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ। इसके अकॉर्डिंग भारत का जो है हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान है। ठीक है ना, हंगर इंडेक्स में। कितना ये बड़ा धोखा कर रखा है। कोई भी कितना भी बड़ी चाल चले, कैसे भी इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन होगा नहीं। अब एक बात सोच के देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो भारत पर निर्भर है आजकल, क्योंकि भारत में जो इतना ज्यादा मुनाफा वो लोग देखते हैं, भारत में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो क्या इंडिया ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए, भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी पावर बनी थी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स फील्ड में, है ना, और अभी तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। ग्रोथ रेट में बेटा इंडिया की जो पावर है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है हमारे इंडिया ने। तो ये लिस्ट तो बिल्कुल ही खराब ऐसे बना के डाली है, अपनी भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है यहां पर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं बेटा।
हाल ही में मानव द्वारा बनाया गया कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे तेज गति प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट बना है? विच स्पेसक्राफ्ट बिकम द फास्टेस्ट एक्सक्लरेटिंग ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस? तो बेटा ये कौन सा बना है? कौन सा बना? आदित्य L1, चंद्रयान 3, पार्कर प्रोब, कौन सा बना है? बता सकते हैं? चंद्रयान 3, आदित्य L1 या फिर पार्कर प्रोब। अब देखो चंद्रयान 3 तो चंद्रमा पर हमने लैंड करा भी दिया, ये तो सबको मालूम है। आदित्य L1 हमने अभी छोड़ा था, है ना, जो कि अपने पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर जो दूर रहकर वो उसको निरीक्षण करेगा सूर्य का। लेकिन इसमें बचा कौन सा? पार्कर प्रोब। ये पार्कर प्रोब है बेटा, इसका आंसर क्या है? पार्कर प्रोब। ये नासा ने 2008 में छोड़ा था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा 2008 में ये पार्कर प्रोब छोड़ा गया था, है ना। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है बेटा। अभी इसने 2021 में जो इसकी स्पीड थी ना, 2021 में इसकी स्पीड थी बेटा 5,86,000 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड थी, बहुत ज्यादा स्पीड थी 2021 में भी। लेकिन अभी इसकी स्पीड जो है 6,35,266 किलोमीटर पर आवर मापी गई है। इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी अभी, है ना। इसका जो 10वां चक्कर था, 10 चक्कर इसने लगाए थे, तो उसमें स्पीड थी 2021 में 5,86,000 किलोमीटर पर आवर। अभी कितनी है? 6,35,266 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है इसकी। नासा ने ये छोड़ा था। नासा ने बेटा ये क्यों छोड़ा था? जो अपना सूर्य है, सूर्य की जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना की जांच पड़ताल के लिए, कोरोना की जांच के लिए, कोरोना को देखने के लिए कैसा क्या है, कितना टेम्परेचर है, कैसा कैसे अपना वर्क करता है, तो उसके लिए नासा ने छोड़ा था पार्कर प्रोब को, है ना, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये स्पीड है अभी जो काम कर रहा है, स्पीड से काम कर रहा है ना। बहुत सारे चक्कर सन के अराउंड ये लगा चुका है उतनी दूर से। कोरोना की जांच के लिए भेजा था। किसने भेजा था? नासा। नासा का फुल फॉर्म सुन लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नासा कब बना था बेटा? नासा बना था 1958 में। किधर है? वाशिंगटन यूएसए। वाशिंगटन यूएसए के अंदर है। ये कहाँ की कंपनी है, कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये बेटा रशिया, यूएसए की, अमेरिका की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है नासा। तो बहुत बड़ा ये एक क्वेश्चन बनता है कि इतनी ज्यादा स्पीड से ये घूम रहा है अभी। पार्कर प्रोब, ध्यान रखना बेटा। ऐसे ही हमारा इंडिया का जो हमने लॉन्च किया था अभी आदित्य L1, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एक सोलर मिशन था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा वो लास्ट में आ गया है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 2 तो चला ही गया। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में बेटा, वो लास्ट में देखेंगे। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? हु विल बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? तो बेटा वेटलैंड बोले तो आर्द्र भूमि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वेटलैंड को बोलते हैं बेटा आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या होती है? जिसमें हमेशा पानी भरा होता है। दलदलीय क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र। और ये दलदलीय क्षेत्र कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटा झीलों वाले क्षेत्र। झीलों वाले क्षेत्र जहां पे झीलें ज्यादा होती हैं, है ना। लेक्स वाले एरिया होते हैं जहां पर झील ज्यादा होती, वेटलैंड एरिया होते हैं ये। इनको रामसर लैंड भी आप कह सकते हैं, इनको हम रामसर लैंड भी बोलते हैं बेटा। ये कैसी होती है? रामसर साइट भी होती है, रामसर एरिया, रामसर एरिया, रामसर लेक, ठीक है। इनको ये भी बोला जाता है, ठीक है। जहां पर ज्यादा पानी भरा होता है, आर्द्र भूमि होती है, दलदलीय क्षेत्र होता है वो, क्योंकि अपने अंदर पानी को संजोए होता है, पानी की कमी नहीं होने देता, उस एरिया में पानी को पकड़े रखते हैं, इसलिए इनको आर्द्र भूमि बोला जाता है। और इनको बचा के रखना एक
तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ये सिस्टम बनाया है कि ऐसी आर्द्र भूमियों को हमने बचा के रखना है। अगर हमने पानी को बचाना है तो ऐसी जो वेटलैंड है उनको बचा के रखना पड़ेगा, है ना। तो ये वेटलैंड बेटा, इनको रामसर लेक कहा जाता है, रामसर लेक कहा जाता है ऐसी चीज़ों को। तो भारत में तो बहुत सारी रामसर लेक ऐसी बनी है बेटा, रामसर एरिया, रामसर साइट भारत में बहुत सारी बनी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो रामसर शहर हैं वो कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। रामसर रामसर शहर कह सकते हो, इनको वेटलैंड शहर कह सकते हो, है ना, वेटलैंड सिटी कह सकते हो। पूरे वर्ल्ड में कितनी रामसर सिटीज़ हैं बेटा, वेटलैंड सिटी कितनी है पूरे वर्ल्ड में? ये है 18 वेटलैंड सिटी हैं अभी पूरे वर्ल्ड में। हमने अभी अपना एक नाम भेजा है जिसका नाम है उदयपुर। देखो, अगर हमने नॉमिनेट किया अपने शहर को, उदयपुर को, वेटलैंड शहर बनाने के लिए, है ना, तो बेटा वेटलैंड शहर बनने के लिए क्या होता है, वहां पर काफी सारी झीलें हों जिनका अच्छा खासा पानी हो, और पानी को संजोए रखने के लिए वो मुख्य एक मेन एरिया होता हो, है ना, और उसके अराउंड बहुत सारी झीलें हों। जैसे कि उदयपुर में यहाँ पर बहुत सारी झीलें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं बेटा? पिछोला, ठीक है, और यहीं पर आती है पिछोला के बाद आप कर सकते हो कौन सी झील? पिछोला कर सकते हो, फतेह सागर कर सकते हो, रंग सागर कर सकते हो, फतेह सागर, रंग सागर, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ये तो उदयपुर की झीलें हैं। बस ये 5 झीलें हैं जो उदयपुर की हैं, है ना। और इन झीलों को पानी मिल जाता है कौन सी नदी से? उदयपुर की एक नदी है, क्या आप मुझे बता सकते हो? उदयपुर की नदी है बेटा आहड़ नदी, AHAR, ये आहड़ नदी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, आहड़ नदी। कहाँ की नदी है? आहड़ नदी। ये उदयपुर की नदी है, आहड़ नदी कहाँ की? उदयपुर की, ठीक है। तो इसका पानी इनको मिल जाता है पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। ये 5 झीलें हैं जो उदयपुर को बनाती हैं एक अच्छा खासा खास एरिया, है ना, उदयपुर। तो हमने वेटलैंड शहर के लिए अपना एक नाम दिया, अपनी एक सिटी दी है कि ये भी वेटलैंड शहर बने। वर्ल्ड में अभी वेटलैंड सिटी कितनी है? 18 है बेटा, ठीक है। हमने उदयपुर का नाम दिया है अभी, ओके, कि वेटलैंड सिटी में हमारा देश का उदयपुर भी शामिल हो। ओके, चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे लॉरेंस का एम्बेसडर बनाया गया है? हाल ही में किसे लॉरेंस का एम्बेसडर बनाया गया है? आप बता सकते हैं किसको बनाया गया है? लॉरेंस का एम्बेसडर बनाया गया है किसको? जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा, है ना। आंसर क्या है बेटा? नीरज चोपड़ा को बना दिया गया है लॉरेंस का एम्बेसडर। ये लॉरेंस है क्या बेटा? ये लॉरेंस एक ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है, ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है, ठीक है। लॉरेंस ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है, ग्लोबल खेल आधारित ये चैरिटी है जिसका उद्देश्य युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा? इसका उद्देश्य है युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, जीवन को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, अच्छा बनाना, ये इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? लॉरेंस का, लॉरेंस का उद्देश्य, ये ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है लॉरेंस, जीवन को अच्छा बनाना इसका उद्देश्य है। और इसने अपना एम्बेसडर बनाया है किसको? नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा एक कमाल के एथलीट हैं। क्या करते हैं? जैवलिन थ्रो करते हैं, है ना, ये भाला फेंकते हैं, और ये ओलंपिक में भी नंबर 1 रहे, गोल्ड मेडल रहा, और वर्ल्ड जो एथलेटिक जो चैंपियनशिप है उसमें भी नंबर 1 रहे, अभी एशियन गेम में भी नंबर 1 रहे। तो बहुत बड़ा नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। देखो, भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिकेट को लेकर होती हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट ज़्यादा चलता है, लेकिन इंडिविजुअल गेम में जो बड़ी जो पहचान बनाते हैं ना, उनका नाम ही अलग होता है। तो नीरज चोपड़ा एक अलग प्लेयर हैं, क्रिकेटर से तो काफ़ी ऊंचे उठ चुके हैं नीरज चोपड़ा, है ना।
हर एक चीज में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, हर एक तरह के गेम्स में गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे। हाल ही में कहां जास्कर महोत्सव मनाया गया? हाल ही में कहां जास्कर महोत्सव मनाया गया है? तो बेटा जास्कर महोत्सव मैं देखो आपको बता चुका हूं बेटा, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। सुनिए जास्कर क्या है। जास्कर बेटा वैसे तो बेटा एक माउंटेन रेंज है, जास्कर सबको मालूम है ना। सुनिए हिमालय की कुछ मैं माउंटेन रेंज आपको बता रहा हूं। हिमालय के अंदर बेटा जो ट्रांस हिमालय है वहां पर कौन कौन सी हैं, सुनिए ध्यान से। ट्रांस हिमालय की रेंज में आपको बता रहा हूं। सुनिए इसका आंसर तो है लद्दाख। आंसर मैं पहले बता दूं, एक बार आपको फर्स्ट मैं आंसर ही बता देता हूं आपको। आंसर है बेटा इसका लद्दाख। ठीक है, अब इसका सुनिए थोड़ा सा, मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं। ट्रांस हिमालय बेटा, हिमालय जो हमारा ग्रेटर हिमालय उससे पहले बन गया था। ग्रेटर हिमालय से जो पहले हिमालय बना था वो था ट्रांस हिमालय, जो कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स है हमारी अवसादी चट्टाने हैं जो हमारी, उनसे निर्मित है। ये पहले बन चुका था ग्रेटर हिमालय से। अब इसके अंदर जो जो रेंज आती हैं वो कौन कौन सी आती है, सुनिए बेटा। काराकोरम रेंज आती है इसमें। ओके, इसके नीचे अपनी रेंज आ जाती है लद्दाख, है ना, लद्दाख रेंज आ जाती है। फिर आती है बेटा जास्कर रेंज, ये जास्कर रेंज है ना। तो ये जास्कर रेंज बेटा ये लद्दाख का ही एक पार्ट है, लद्दाख के नीचे बनती है। लेकिन जो जास्कर महोत्सव है, जास्कर जो फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। मैंने इनका सीक्वेंस आपको बताया, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है ना। ये किसका पार्ट आते हैं? ट्रांस हिमालय के पार्ट में आती हैं। और तिब्बत के अंदर एक पार्ट और आ जाता है कैलाश। तिब्बत के अंदर बेटा कैलाश रेंज भी आ जाती है, वो तिब्बत में, इंडिया में नहीं, है ना। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, जास्कर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। और लद्दाख में सिर्फ जास्कर महोत्सव ही नहीं, लद्दाख के अंदर में कई सारे फेस्टिवल भी आपको पहले बता चुका हूं। जैसे फिर से आप देख सकते हो लद्दाख के अंदर, अच्छा इसी उत्सव में एक मुखौटा नृत्य भी होता है, ये भी ध्यान रखना। इसी उत्सव का मुख्य आकर्षण जो होता है ना, वो मुखौटा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य है? मुखौटा नृत्य। मुखौटा डांस होता है, इसी उत्सव में होता है, ध्यान रखना, मुखौटा नृत्य। अब यहां पर और कौन कौन से फेस्टिवल हम यहां पर देखने को हमें मिलते हैं? लद्दाख की बात कर रहा हूं, लद्दाख में और कौन से? हेमिस तसाई, ये हमने 1 महीना पहले पढ़ा था, हेमिस तसाई एक ये फेस्टिवल है। कहां का? लद्दाख का। दूसरा सुनिए, स्टोक गुरु, है ना, स्टोक गुरु तसेचू, ये एक देखो, स्टोक गुरु कर सकते हो, तसेचू, देखो मैं यहां लिखता हूं तसेचू। ठीक है, इंपोर्टेंट है। सिंधु दर्शन, कौन सा है? सिंधु दर्शन, सिंधु नदी क्योंकि वहां से जाती है ना। सिंधु नदी कौन सी 2 माउंटेन रेंज से निकलती है? वो निकलती लद्दाख और जास्कर से। ध्यान देना पॉइंट में यहां पर क्या बोल रहा हूं आपको। सिंधु नदी फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज, इनके बीच से सिंधु नदी का जो है फ्लो होता है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताए हैं, यहां पर फेस्टिवल हेमिस तसाई, स्टोक तसेचू एंड तसेचू सिंधु दर्शन। ठीक है, मुखौटा नृत्य यहाँ का बेटा, मुखौटा नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। जास्कर महोत्सव में कौन सा नृत्य होता है? मुखौटा नृत्य होता है। जो मैं बोल रहा हूं बेटा उस पर विशेष फोकस रहे आपका, है ना। तो लिखने की इतनी ज्यादा जगह होती नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं सारी चीजें, तो इसलिए आपको बेटा सारी चीजें नोट करनी है। देखो काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर वो अपना चीजें नोट कर देते हैं। जैसे कोई नया पेज बनाया, उस पर वो पहले से ही अपनी पीपीटी में तैयार कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं करता बेटा। तो इससे इसका ये मतलब हुआ कि सारा रटाया जो होता है आपको पढ़ा दिया जाता है, आपको बस रटवा दिया जाता है। ऐसे हमारे पास ऐसा नहीं होता बेटा, मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ। ठीक है, जो चीजें आपकी नॉलेज में हैं, जो टीचर की नॉलेज में है, वो टीचर को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें पीपीटी बनाई और सारा का सारा आपको बता दिया। ऐसे
तो लद्दाख के अंदर बेटा मैंने सारे के सारे फेस्टिवल आपको बता दिए हैं। यहाँ का एक मुख्य आकर्षण केंद्र होता है मुखोटा नृत्य, जास्कर महोत्सव। जास्कर लद्दाख के बीच से सिंधु नदी बहती है। ओके, बात समझ में आ गई। लद्दाख का जो मेन जो एक जानवर है वो कौन सा बेटा, वो है स्नो लेपर्ड, ठीक है ना, स्नो लेपर्ड वहां पर है लद्दाख के अंदर। चलो मैं आपको एक दो चीजें और बताऊं। लद्दाख है ना बेटा, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। ठंडा मरुस्थल किसको बोलते हैं, लद्दाख को बोलते हैं। लद्दाख का जो एनिमल है मेन वो है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वहां का। लद्दाख का बेटा नेशनल पार्क कौन सा बता सकते हैं, लद्दाख का नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बेटा लद्दाख में, कौन सा, हेमिस। कई बार मैंने आपको बताया है, हेमिस नेशनल पार्क है। ओके, पता चला, ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो बेटा ये लॉस एंजल्स 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी। तो बेटा ये किसको शामिल करेगी, अभी 2028 के जो लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम होंगे उसमें कौन सा गेम होगा, स्विमिंग तो है ही, है ना, चेस, क्रिकेट, कबड्डी, कौन सा होगा बेटा उसके अंदर, उसके अंदर होगा क्रिकेट। आंसर इज क्रिकेट, स्विमिंग नहीं, आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेट शामिल होगा। ये भारत के लिए खुशखबरी है क्योंकि भारत तो क्रिकेट में तो काफी उस्ताद है, हर गली कूचे में क्रिकेट खेला जाता है। भारत हमारा जो भारत में जो क्रिकेट है वो बड़ा लोकप्रिय गेम है ना। तो अब ये ओलंपिक में भी शामिल हो जाएगा, कौन से वाले में, 2028 में लॉस एंजल्स का जो ओलंपिक खेल होगा उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। चलो मैं आपको बताऊं, ये जो ओलंपिक कमेटी है ना, ये कब बनी थी बेटा, ये बनी थी 1894 में, 1894 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और इसका जो हेड ऑफिस है वो लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है ना। इसके हेड कौन है, कल भी मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, थॉमस वाकर इसके हेड है, थॉमस वाकर इसके हेड है बेटा, ठीक है ना। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो अपनी कमेटी है उसके हेड है ना। पहला ओलंपिक मैंने आपको कई बार बताया है कि बेटा फर्स्ट ओलंपिक जो था फर्स्ट ओलंपिक, देखो ये कमेटी ये बनी थी, ओलंपिक का जो स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी, लुसाने हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। अभी फिलहाल इसके थॉमस वाकर इसके हेड है, लेकिन पहले ओलंपिक हुए कब थे, इन 1896 यूनान, ठीक है, यूनान में यहां पर फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे। क्या कभी इंडिया में ओलंपिक गेम हुए हैं, क्या इंडिया में कभी ओलंपिक्स गेम का शुभारंभ कभी हुआ है आज तक, यस और नो, सोच लिया आप लोगों ने, सोचा हुआ है या नो, यस और नो। तो बेटा मैं आंसर बताऊं आपको, नो नहीं हुआ। इंडिया में अभी तक ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एक तरह से योजना करनी पड़ती है, बहुत पैसा भी खर्च होता है, जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, है ना। इंडिया में है सारी चीजें, लेकिन हमने कई बार बोला भी कि हम ओलंपिक गेम कराना चाहते हैं, बट अभी इंडिया में हुए नहीं हैं। जैसा कि 2010 में कॉमनवेल्थ हुए थे हमारे इंडिया में, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे हमारे इंडिया में, दिल्ली में, तो कितना बुरा हाल हुआ था। उसको देखते हुए अभी ओलंपिक का तो नाम बहुत दूर है अभी इंडिया से, है ना। हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन अभी तक तो हुए नहीं है ना। ओलंपिक जो कॉमनवेल्थ थे 2010 में दिल्ली में हुए, उसमें बड़ा बुरा हाल हुआ था, सबको मालूम है। जो एथलीट थे, जो उनके रूम्स के अंदर कितने सांप निकल रहे थे, कहीं बिच्छू निकल रहे, कहीं सांप निकल रहे, जगह नहीं थी वहां पर, है ना। काफी करप्शन हुआ था हमारे देश में उन खेलों के अंदर। तो ये बात तो छुपाने की तो है नहीं, सबको मालूम है ना। तो ओलंपिक गेम का आयोजन बेटा अभी तक हमारे देश में नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है बेटा, ये नंबर होते हैं ना, तो वो नंबर नहीं होंगे, जो CVV होता है
वो नहीं होगा, नंबर लेस होगा। तो ये बेटा कौन से बैंक ने अभी ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया? तो ये आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। ये एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल बता दें। कब बना था? 1993 में बना था एक्सिस बैंक। ओके, हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस है बेटा मुंबई। कहां पर है? मुंबई। हेड कौन है? अमिताभ, अमिताभ या अमिताभ भी कर सकते हो, अमिताभ चौधरी आप इसके हेड कर सकते हो, अमिताभ चौधरी, है ना। सीवीवी जो नंबर होता है ना लास्ट में, जो 3 डिजिट का नंबर होता है, अब वो नंबर आप इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। कौन से क्रेडिट कार्ड में? एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बेटा। किसने? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक बना था 1993 में, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, अमिताभ चौधरी इसके हेड हैं, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एक्सिस बैंक में। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और एसबीआई बैंक कब बना था? है ना। एसबीआई बैंक जो कि भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? आरबीआई कब बना था? ये दोनों चीजें मुझे आप बता सकते हैं। चलो मुझे बताइएगा, इन दोनों का आंसर आप मुझे दोगे। एसबीआई कब बना, आरबीआई कब बना? ओके, अब लास्ट का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा छूट गया था उसको भी हम देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? जो स्टैंडर्ड डे होता है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, वो कब मनाया गया बेटा? ये मनाया गया अभी 14 अक्टूबर को। देखो, ये मानक दिवस वो होता है जो हर एक चीज की वैल्यू जो तय करते हैं ना। वर्ल्ड में ऐसे मानकीकृत पैमाने होते हैं जो हर एक देश में, हर एक स्थान पर उनका एक ही मानक तय किया जाता है, उनका स्टैंडर्ड तय किया जाता है। पूरे देश में उनका मानक वैल्यू वही होगा जो किसी और, जिसका स्टैंडर्ड हमने तय कर दिया है, वही पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है। तो मान्य जो चीजें होती है उसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में वही होती है। तो इसलिए उस मानक के लिए, उस वैल्यू के लिए हमने मानक दिवस मनाया है। कौन सा? 14 अक्टूबर मानक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसको बोला जाता है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज ये कब मनाया गया बेटा? ये सबसे पहले इसकी जो स्थापना है, स्टैब्लिश कब किया गया? 1947 में। 1947 में स्टैब्लिश किया गया था विश्व मानक दिवस। स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज इसको हम बोलते हैं। कब स्थापना हुई थी? 1947 में स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड ऑफिस है बेटा। ओके, 14 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, ध्यान रहेगा। जिनेवा में हेड ऑफिस है, 1947 में बना था। स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी जिसको हम बोलते हैं, समझ में आ गया। विश्व मानक दिवस, हर एक चीज की वैल्यू एक निर्धारित की गई है इसके अकॉर्डिंग, है ना। स्टैंडर्ड डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज होती हैं बेटा ये, इनके अकॉर्डिंग हर एक चीज की एक वैल्यू तय की जाती है वर्ल्ड में, और इसी के लिए हम विश्व मानक दिवस मनाते हैं एवरी ईयर 14 अक्टूबर को, ध्यान रहेगा। आज के लिए बेटा इतने क्वेश्चन थे आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सबको नोट करते हुए चलना है। कभी ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा या फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए। और बेटा जीके कैसे पढ़ते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हर एक क्लास को डेली 15 मिनट रीड कीजिए आप, ज्यादा नहीं, 15 मिनट आपको रीड करना है सभी क्लासेस को। डेली 15 मिनट रीड कर लीजिए, और उससे ये फायदा होगा जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आप रीड ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। चलो आज हम कंप्लीट करते हैं बेटा, ये यहीं पर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो। थैंक यू वेरी मच।